प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर, मैं सीधे विषय पर आ रहा हूँ, जिस विषय पर हम बात करेंगे वो हमें एक करीब 50 वर्षीय महिला ने भेजा है, पीड़ा से भेजा है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है, मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करूँगा, ना जो स्थान का उल्लेख करूँगा। वो ज्योतिष भी है। इन्होंने कहा है कि इनका 26 वर्षीय पुत्र बहुत कटु बोलता है। इन्होंने कहा मैंने उसकी कुंडली देखी है, मंगल का भी प्रभाव है और लग्न उसकी जो है, अब ये एक ज्योतिष और एक माँ दोनों का विश्लेषण है कि लग्न की दृष्टि से भी ये बहुत स्वाभाविक है कि मधुर संभाषण इसका स्वभाव नहीं, लेकिन उसकी ये कटुवाणी हम सबको बहुत दुखी करती है। घर में हमेशा अशांति का वातावरण बनता है। बाहर से भी स्वर यही आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार, कि आपका पुत्र जो है बहुत ही कटु बात कहता है। और पुत्र का दावा यह रहता है कि आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं सीधी बात कहता हूं, इसलिए लोगों को मेरी बात चुभती है। अब ये उनसे पूछा जाए कि इसका लाइसेंस क्या कहीं बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का कहीं कोई उस लोक में या इस लोक में कोई लाइसेंस आता है क्या कि आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं तो सीधी बात कहता हूं। इनका यह भी कहना है कि ये कभी अपनी गलती नहीं मानता। ये हमेशा ये कहता है कि मैं तो सत्य बोल रहा हूं, सामने वाला पीड़ित है तो होता रहे। लेकिन जब उस सत्य का सिरा पुत्र की तरफ मोड़ दिया जाता है तो वो बड़ी चतुराई से, सफाई से बच के निकल जाते हैं कि मैं सत्यवादी हूं, मुझ पर उंगली भी नहीं उठाई जा सकती। इनका ये कहना है कि समझाने के नाना प्रकार के प्रयोग हम कर चुके हैं। अध्यात्म में डूबने का वो भी दावा करता है, लेकिन उसके बाद भी तमाम आचरण और व्यवहार से वो अध्यात्म के घोर प्रतिकूल ही खड़ा दिखता है। इन्होंने पूछा है कि अगर उसको समझाने का मैं कोई मार्ग ढूंढूं तो वो मार्ग क्या होगा। खैर, हम इसको एक बड़े फलक पर देख रहे हैं। हम में से कई लोगों की ये आदत होती है जो बहुत खराब बोलते हैं और खराब बोलने के बाद उस पर एक बड़ा सुंदर सा आवरण ओढ़ा देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। साहब, मुझे लाग लपेट नहीं आता, मैं तो सीधी बात कहता हूं, इसलिए बुरी लगती है। अरे भैया, ये कोई लाइसेंस है? जैसा हमने पहले कहा, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी। आपने आज बड़ी व्यवहारिक विषय का चिंतन छड़ा है और मुझे लगता है कि उनके महतारी के जीवन में जब प्रतिदिन का सूरज निकलता होगा और जब वो सोती होंगी, तो जब उनकी आंखें बंद होती होंगी, तब तक यही समस्या अनुगुंजित होते रहती है। क्योंकि मैं मूल रूप से देख रहा हूँ कि पुत्र के दोष तो हैं, लेकिन माँ मानसिक बीमार हो चली है। ठीक है, माँ मानसिक बीमार हो चली है। क्योंकि अनवरत जब आप एक ही समस्या पर चिंतन करने लग जाते हैं तो फिर वो आपकी बीमारी का कारण भी बन जाता है। बहुत सारे तथ्यों को मैंने कभी अपने पिताश्री से पूछा था तो उन्होंने मुझे एक अच्छी बात कही थी, तुम जानते हो संजीवनी औषधि किसे कहते हैं? मैंने कहा पिताजी, संजीवनी औषधि शायद हिमालय में मिलती है कहीं। संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी गए थे द्रोण पर्वत पर, मुझे याद है वही कहलाती होगी। बोले नहीं, संजीवनी औषधि का नाम है समय। समय अच्छे अच्छे की चिकित्सा कर देता है। समय काल जो है उससे बड़ा चिकित्सक कोई नहीं है, जो अतीत से लेकर वर्तमान और वर्तमान से लेकर भविष्य अनेक प्रकार के रोग शोक को ठीक कर देता है, शोक को विस्मृत कर देता है, रोग को समाप्त कर देता है और हर्ष को उदय करके अस्त भी कर देता है। क्योंकि कालो न याता वय में हो याता, समय जो है सारी औषधियों के मूल में होता है। ये जितने ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष की बातें हैं, ज्योतिष में हम ज्योतिष की परिचर्चा पर में अभी यहाँ अनुकूल अवसर नहीं है बात करने का, और वो स्वयं ज्योतिष जानती हैं। तो आप ध्यान रखिए, यत विधना लिखते ललाट पट्टम, वो विधना लिखता है, वो तय कर देता है, और उसके लिखे को पढ़ पाने की क्षमता इस किंकर पर नहीं होती। हम तो केवल एक अनुमान के आधार पर गणित निकाल कर देते हैं। वो अपने ज्योतिष के चक्र में ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं लिख देता है। अब आप देखिए, मैं आपको कहूँ, जब जिन दिनों मैं ज्योतिष का अध्ययन पिताजी के नेतृत्व में कर रहा था, उनके मार्गदर्शन में,
तो मैंने ज्योतिष के प्रति विभिन्न ग्रह नक्षत्र अनुकूल प्रतिकूल इत्यादि इत्यादि अक्षांश देशांश पर जब अनेकों अनेक प्रश्न किए और ज्योतिष में ये फलश्रुति पर बात की कि ऐसा कहने पर ऐसा ही क्यों नहीं होता, वैसा कहने पर वैसा क्यों नहीं होता, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा तुम किसी एक चिकित्सालय में मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि आज से 25 वर्ष पहले मैं उस चिकित्सालय के पंजीयन से ये देख कर लाओ कि ठीक 1 तारीख को एक ही समय पर उत्पन्न होने वाले 4 जातकों का मेरे पास सूची लेकर आओ। तब मैं उसमें छत्तीसगढ़ के एक महानगर में निवास करता था और वहाँ के चिकित्सालय में गया और मैं एक ही समय में एक अस्पताल में उत्पन्न हुए उसी अस्पताल में 4 जातकों की सूची लेकर आया। उन्होंने मुझे दूसरा काम दिया कि ये 4 जातक कहाँ कहाँ पर हैं ये पता करो। तो मैंने उन 4 जातकों के वर्तमान स्थिति के बारे में पता की तो मुझे मालूम चला कि एक सरकारी नौकरी में है, एक बड़ा उद्योगपति हो चुका है क्योंकि उद्योग उसने प्रारंभ कर दिया है, एक मजदूरी करता है और एक काल कल्पित हो चुका है। उन्होंने कहा 4 की कुंडली बनाओ। तो मैंने 4 के लग्न चक्र बनाए और कुंडली बनाई। 4 के नाम मुहूर्त नक्षत्र एक ही थे ना, एक ही क्षण में आए हुए थे। तो बोले इसका अर्थ है कि इन सब का भाग तो एक ही जैसा होना चाहिए ना। हर तुला राशि वाले को शनि का वही प्रभाव होगा जो एक को है वो दूसरे को होगा, दूसरे को है तीसरे को होगा, लेकिन फिर भिन्नात्मक प्रभाव क्यों रखते हैं। तो मैं मौन हो गया। उन्होंने कहा तब भी हम तुला राशि वालों के भाग्य का फल बताते हैं कि शनि तुम्हारा क्या करेगा, मंगल तुम्हारा क्या करेगा, और सबसे वही बात कहते हैं। जब किसी का शनि की प्रतिकूलता की बात बताते हैं और उसके जीवन में प्रतिकूलता ना हो के अनुकूलता हो जाती है तो हम कहते हैं शनि ने तुमको 7.5 तुम्हें फल गया। कमाल है। मतलब उन तथ्यों के आधार पर मूल रूप से ये जन्म जन्मांतर के संचित कर्म हैं जो क्रीवाण में हमारे साथ आते हैं, क्योंकि ये दुनिया लेन देन की मंडी है। न जाने कौन शत्रु मित्र बनकर हमारे पास आकर फिर हमसे शत्रुता करता है, न जाने कौन से छूटा हुआ हमारा तप संतान के माध्यम से हमारे पास आकर हमें तपस्वी बनाता है। हो सकता है उनकी संतति आपको मौन तपस्या कराना चाहती हो। काल चक्र के आवेग में बैठकर आप मौन रहकर उसे देखें। बहुतेरे बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे प्रतिकूल प्रक्रिया वाले स्वभाव के व्यक्ति से भिड़ जाते हैं जो कभी भी टोका टाकी को पसंद नहीं करता। वो बन चुका है, वो एक पुष्ट हो चुका है, वो एक परिवेश में ढल चुका है, तो वो चाहते हैं कि जो वो कहें उसे आप स्वीकार करें। ऐसे लोगों के लिए प्रशंसा औषधि का काम करती है। हम कंजूस हो जाते हैं। वो भले चाहे स्पष्ट वक्ता हो या स्पष्ट कहता हो, लेकिन हम परिवार में कंजूसी करते हैं उसकी प्रशंसा करने में। हम लोगों की सुनी बातों के आधार पर उसके साथ झगड़ा करने बैठते हैं। तुम्हारा पुत्र लोगों को प्रिय नहीं लगता तुम्हारे अपने व्यवहार के कारण, लेकिन क्या तुम्हें प्रिय लगता है? क्या तुमने प्रियता बढ़ाने का प्रयत्न किया है अपने पुत्र के साथ में? पड़ोसी ने तुम्हारे पुत्र के बारे में 4 बातें कही या किसी से वो लड़ झगड़ कर आ गया है घर पर, तो उसे सुनो तो, उसे समझो तो, उसकी तरफ कभी करुणा की दृष्टि तो डालो। ऐसा नहीं है कि प्रतिकूलता में आप मालूम चला कि किसी ने कहा है, सुनी कही बातों पर आप उसके भाव तो समझने का प्रयत्न करो कि वो क्या कहता है। मैं आपको अपने इस मनोवैज्ञानिक शोध की एक यथार्थ घटना सुनाना चाहूँगा और ये प्रश्नकर्ता को समर्पित करना चाहूँगा कि उसका अवलोकन करें और समझने का प्रयत्न करें कि कैसे कैसे प्रक्रियाएं हो सकती है। शायद मैंने कभी आपसे कहा हो, लेकिन अगर कहा होगा तो उसकी पुनरावृत्ति भी यहाँ करना चाहूँगा। एक मेरे मित्र जो हैं बैंक में मैनेजर होकर मेरे गांव में आ गए। मेरे मित्र, मेरे सहपाठी, जब वो मेरे गांव में जिस बैंक में मैनेजर होकर आए, उस बैंक का एक बाबू बड़ा चर्चित था। वो अनेकों ने एक बार सेवा से लंबित हो चुका था, अनेकों ने एक बार कार्यरत मैनेजर के साथ हाथापाई हो चुकी थी, अनेकों ने एक बार वो इन सारे फसादों में जो है उसकी चलित शब्द में कहें तो उसकी दादागिरी गुंडागर्दी वहाँ प्रसिद्ध थी। सब काम करते थे, वो ही काम नहीं करता था। लेकिन ये उसकी बैंक में स्थिति थी। बैंक से बाहर वो एक बहुत सुंदर मधुर बोलने वाला व्यक्ति था, बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति था। अपने कर्तव्य स्थल में जहां वो काम करता था वहां उसे एक प्रतिकूलता की अनुभूति थी, वहां उसे घुटन की अनुभूति थी, लेकिन नगर में सामाजिक कार्यों में रहता था, सुख दुख बांटने दौड़ता था, लोग उसके बड़े प्रशंसक थे। तो जब उस मित्र ने मुझे बताया कि मैं यहाँ पदस्थ हो गया हूँ तो मैं उससे मिलने उसके कार्यालय पहुँचा, और जैसे ही मेरी नज़र कार्यालय में घुसते साथ उस व्यक्ति पर पड़ी तो मैं समझ गया अब मेरा मित्र जो है पूरा संघर्ष करेगा जब तक यहाँ रहेगा।
क्योंकि वो संघर्ष कराने का ही उसका व्रत था। मैंने अपने इस मनोविज्ञान को प्रयोग करने के लिए उपयोग करना चाहा। मैंने कहा सुनो, प्रत्येक व्यक्ति में गुण है तो अवगुण भी है। आप यदि उसके अवगुण की मीमांसा करते रहेंगे तो गुण प्रकट ही नहीं हो पाएगा। वो कहना चाहता है, वो बोलना चाहता है, वो बताना चाहता है, लेकिन उसको सुअवसर नहीं उत्पन्न हो रहा है। अभी आपका दायित्व पूरा नहीं हुआ है, मृदुभाषी वो नहीं है तो अब नहीं बनेगा। आप ये परिकल्पना मत करिए कि कोई जादू होगा और मृदुभाषी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो ढल चुका है, लेकिन हाँ, उसके जीवन में एक अघट घटना घटी योग है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है। एक ठोकर सबको लगती है, एक अवसर सबको मिलता है, कम से कम जीवन में ये योग आता है। तो मैंने उससे कहा, मित्रवर तुम यहां अभिप्रेरणा के सिद्धांत का उपयोग करो। वो बोले कौन से? मैंने कहा जो जिससे सब लोग लड़ते हैं, जो सबसे बुरा है तुम्हारे यहां, उसकी तुम प्रशंसा करना शुरू करो, और प्रशंसा पीठ पीछे करो, उसे सुना के करो, लेकिन उसकी प्रशंसा करो, और फिर उसे दायित्ववान कर दो। जो वो चाहता है वो सारे दायित्व उसे दे दो, ताकि वो उत्तरदायित्व का भाव उसके अंतर मन में उत्पन्न हो जाए, और हमेशा अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर। अर्थात अगर कोई अच्छा काम कर दे तो भी, और कहीं काम करने से चूक जाए तो भी, उसका मनोबल बढ़ाओ, उसका मनोबल बढ़ाओ। ये बहुत सुंदर विधा है। तो उसने कहा कब से? मैंने कहा अभी से। बोले क्या उससे बात करनी होगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरा परिचय कराना होगा। बोले कब? बोले मैंने कहा जब मैं कहूं, मैं जब इशारा करूं। तो हम उसके कंधे पर हाथ रखकर बात करते करते मैनेजर साहब के साथ उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए जिस टेबल पर उसने अपने दोनों पैर अपने टेबल के ऊपर रखे थे और सिगरेट पी रहा था, ठाठ से बैठा हुआ। क्या कर लेगी दुनिया में, बैठा है। उसे मालूम है मैनेजर बुलाएगा, लड़ाई होनी है मेरी कोई सुनता है नहीं। बाहर लोग मुझे मानते हैं, मैं क्या चीज हुई दुनिया जानती, तुम नहीं मानते। तो बाहर के मानने और बैंक के मानने में जमीन और आसमान का अंतर है। बैंक आपके कर्तव्यों के आधार पर टिका है, बाहर सामाजिक भाईचारा, प्रेम, व्यवहार और विश्वास के आधार पर दुनिया टिकी है। तो वहां पर मैनेजर की पीठ उसकी ओर वैसा खींच करके और मैं उससे बतियाने लगा। मैंने कहा भाई साहब ध्यान रखना, आपके यहाँ एक फलाने आदमी है, बड़ा गड़बड़ है, बहुत लड़ता है, बड़ी शिकायतें हैं उसकी। उन्होंने कहा उसके बारे में? अरे बोले साहब वो इतना बढ़िया आदमी है जिसकी सीमा नहीं है, मेरे बैंक की संपत्ति है, लोगों ने समझा नहीं उसको। मैंने देखा वो पैर जो है टेबल से नीचे कर चुका था। फिर उन्होंने दूसरी बात कही। मैंने कहा वो तो सिगरेट पीते रहता है बैंक में बैठ करके, पैर लंबा करके। बोले क्या बात करते हो? मैंने कभी उसको सिगरेट पीते नहीं देखा। मैंने देखा सिगरेट बुझाकर वो डस्टबिन में डाल चुका था। उसने कहा उस व्यक्ति में इतनी अनंत प्रतिभा है, जमाने में लोग उसको मानते हैं, उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, प्रशंसा करना शुरू किया। मैंने कहा मैं उससे मिलना चाहता हूं, यही तो थे, मैं मिलाता हूं। फलाने वो खड़ा था, सर। बोले ये अच्छा। मैंने कहा नमस्कार, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मेरे जाने के बाद उन्होंने उसे अपने कक्ष पर बुलाया और उनसे कहा कि सुनो, तुम्हारे भरोसे मैं यहाँ आया हूँ कि मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। आज से तुम मुझे बताओ, मार्गदर्शन दो कि मुझे क्या करना है। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखो। आप ध्यान रखिए, 5 वर्ष तक वो वहाँ रहे। बैंक ने उनके कार्यकाल में अनंत कार्य किए। वही जो उसकी आलोचना किया करते थे, वही उसकी प्रशंसा करते नहीं है, गाते थे। उसके भीतर छुपा हुआ गुण बाहर निकालिए। तो उसे बाहर निकालने के लिए आपको सबसे पहले मौन व्रत धारण करना पड़ेगा। अर्थात सुबह से उठ करके उसे जो ज्ञानोपदेश की आंधी आप देते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? उल्टे घड़े पर पानी डाल रहे हैं आप, उल्टे घड़े पर पानी। पहले वो संवाद की पात्रता तो बना ले। आप अपनी अधीरता को तिरोहित करिए, उसके साथ संभाषण करिए, उसके साथ बैठिए, उसको जोड़िए। क्या होगा? उसके बताए रास्ते पर चलकर 4 पैसे आपके खर्च हो जाएंगे ना, तो तब वो समझ जाएगा ना कि ये 4 पैसे कैसे खर्च हुए। उसको दायित्ववान बनाइए। वो आपके जीवन का श्रम सिंचन है। जो पूत नामक नर्क में जाने से रोकता है उसे पुत्र कहते हैं, संतान कहते हैं। तो आप उसे संभालिए। अब वो कोई डांटने की पात्रता नहीं रखता, वो आपकी मित्रता की पात्रता रखता है। वो आपकी नहीं सुन रहा है ना, तो आप उसे समझने का प्रयत्न शुरू कर दें। ये है सीधा तरीका और एक मनोवैज्ञानिक तरीका। उसमें उसको भी तृप्ति मिलेगी, उसको लगेगा कि मैंने अपनी बात बताई। आज वो कहता है मैं तो स्पष्ट बोलता हूं,
तो स्पष्ट बोलने का क्या अर्थ होता है, वो स्पष्ट करे ना पहले। स्पष्ट बोलना क्या होता है? देखिए, काने को काना कहे जाए वह तो रूठ, और जो जग विद से पूछ लीजिए कैसे गई थी फूट। एक बड़ा सूत्र है विज्ञान का कि एक व्यक्ति सड़क से निकल कर जा रहा है, दो मित्र खड़े हुए उसे देख रहे हैं। स्पष्ट बोलने और मधुर बोलने का अंतर आप समझिए कैसा करते हैं। ये जुगत है, ये विधि है, ये तरीका है। एक मित्र कहता है, अच्छा तुम ये बताओ, ये व्यक्ति जो जा रहा है जिसकी एक आंख नहीं है, क्या तुम पूछ कर बता सकते हो कि उसकी एक आंख कैसे फूटी? दूसरा मित्र जो स्पष्ट बोलने वाला है, सीधा बोलने वाला है, वो आप भी पूछ के बता देता हूं। बोले तुम पूछ ना पाओगे, बोले पूछ के बता रहा हूं। उसने आवाज लगाई, ए काने इधर आओ। वो इस संबोधन को सुनते ही उसके चेहरे की भाव भंगिमाएं, यदि ईश्वर ने किसी कारण से किसी को इस स्वरूप में लाके रखा है तो कदाचित आपकी पात्रता नहीं है कि आप उसके उस स्वरूप पर चिंतन करें, कहें। ठीक बात। तो वो पलटा, कहिए क्यों बुलाया है आपने मुझे? बोले तेरी एक आंख कैसी फूट गई थी? बोले आपको मतलब कैसी भी फूट गई हो, आपको मैं क्यों बताऊं? कौन है आप? बकवाद करने वाले, तमीज नहीं है आपको बात करने की, और चला गया। दूसरा मित्र मुस्कुराने लगा, मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। फिर वो कुछ आगे बढ़ रहा था, उसने कहा रुको, इसका आप तरीका समझ लो, इसमें शैली है, इसमें विधा है, इसमें मधुर रस पिरो देने से ये आपका मित्र भी बन जाएगा और आपको सारा तत्व भी प्रदान कर देगा। दूसरा मित्र उसके साथ कुछ दूर हम कदम हुआ। बोले भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। बोले आपका कितना अच्छा स्वरूप है, कितना अच्छा स्वभाव है, कितनी मृदुलता से आप बात करते हैं, आपको देखकर लगता है आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा हाँ मैं सामाजिक सत्संग करता हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं। बोले बहुत अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है। बोले आपकी सारी प्रक्रियाओं को देखकर मुझे लगता है कि जरूर किसी न किसी घटना दुर्घटना में विधाता ने आपकी एक आंख आपसे छीनी होगी। किस कारण से एक आंख चली गई थी? उसने कहा भाई साहब वो एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरी आंख गई थी, पहले मेरी एक आंख थी। काने को काना कहे जाए वह तो रूठ, जो जगविद से पूछ लीजिए कैसे गई थी फूट। उसे स्पष्टता समझाइए, लेकिन समझाने के लिए पहले उसके साथ तो स्पष्ट हो जाइए। आपके किसी भी आलोचना या निंदा की प्रक्रिया के पहले आप समझ लें क्या आप संबंधित को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। वो भी तड़प रहा है, वो जानना चाहता है, उसके मन में भी आनंद है कि मेरी माँ ज्योतिष जानती है, मेरी माँ का सम्मान है। क्या उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा? लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि आप उसे राहु केतु शनि मंगल की प्रक्रिया बताकर बताते हैं कि तेरी गलती। कहाँ गलत है वो? कड़वा बोलना गलती नहीं है। अगर किसी की वाणी में मिठास नहीं है तो गलती नहीं है, कमी है। तो उस कमी और गलती का अंतर समझना पड़ेगा। उस कमी को परिपूर्ण करने के लिए किसी एक को मौन होना हो। बहुत सुंदर बात है। इसका सार यही समझ आया मुझे कि आग को आग से बुझाने की कोशिश ना करें। कोई कटु बोल रहा है तो उसका प्रत्युत्तर कटु है कि तेरी तो वाणी से अग्नि निकलती है भाई, तू ना खुद सुखी रहता है ना दूसरों को सुखी रहने देता है। अब इसके बाद की प्रतिक्रिया आप और हम सब जानते ही हैं। एक व्यक्ति जिसको ये भान है तो पहले तो उसकी पीड़ा के तत्व को समझा जाए कि अगर वो भाई साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड का लाइसेंस लेकर आए हैं तो क्यों लेकर आए हैं। कई बार ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कई बार मनोविकार भी हो सकता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक मनोविकार ही है मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में कि मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे सब पता है। लेकिन विकारों का उपचार है और सबसे बढ़िया उपचार है उसको सुनना। कई ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के विकारों से ग्रस्त हैं, वो जब चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक उनसे ऊब कर कभी बात नहीं करता। मैं मनोचिकित्सक की बात कर रहा हूँ, मनोविशेषज्ञ की बात कर रहा हूँ। वो उनसे पूछता है कि वो कहते हैं कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि आसमान से तारे टूट टूट कर मेरे घर में गिरते हैं। तो कहता है बिल्कुल गिरते होंगे। तो वो बड़ी उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो पूछता है आपने देखे, आपके यहाँ भी गिरते हैं क्या? गिरते तो नहीं है, मैंने सुना है। हाँ बताइए आगे, कितने तारे गिरते हैं आपके यहाँ? अरे साहब झड़ी लगी रहती है। ओहो हो, लगी रहती होगी, लेकिन मेरी माँ नहीं मानती, मेरा बच्चा नहीं मानता, मेरे पिताजी नहीं मानते। हाँ नहीं मानते होंगे। चलिए, तो एक तो सितारे टूट कर गिरते हैं। आगे क्या समस्या है? आगे ये समस्या है
फिर वो उसके उपचार की बात करते हैं। बाद में परिजनों से संतोष से कहते हैं कि ये बीमारी इस रूप की है, ऐसे ठीक होगी। कटु बोलने वाला भी कुछ इसी तरह का प्राणी है। पता नहीं क्यों पीड़ित है, वो अपनी माँ के किसी व्यवहार से क्षुब्ध है, अपने पिता से क्षुब्ध है, या जिस कुल वंश में उसका जन्म हुआ है उसी से वो संतुष्ट नहीं है। जैसा बहुत सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया, ऐसा ही एक बार एक दिल्ली में ज्योतिष सम्मेलन में मुझे सुनने को मिला कि मुंबई में एक ही समय एक ही घड़ी में हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ के भाग्य में धारावी की झोपड़पट्टी क्यों है और कुछ के भाग्य में जूहू क्यों है? कुछ काल गणना का वो सूक्ष्मांश क्या है? कंप्यूटर बनाता है कुंडली तो एक जैसी बनाता है। गुरुवार 9:50 रात्रि, तारीख 28 अगस्त, सब कुछ सेम है। कुंडली एक जैसी बन रही है क्योंकि आप उसमें विवरण एक जैसा डाल रहे हैं। फिर ये क्या सूक्ष्मांश है जो बदल जाता है? कई लोग इससे भी दुखी होते हैं, लेकिन दुखी होने के बजाय मिलजुल कर समाधान निकाला जाए वो उचित है। तो माता जी, आपको ये बात बहुत सुंदर लगी होगी, ऐसा हम मानते हैं। वो कटु क्यों है ये समझना पड़ेगा। जैसे खीरे के सिरे उसकी कड़वाहट हटाने के लिए हम रगड़ते हैं, कड़वाहट को मिटाने के लिए कटु हो जाना मार्ग नहीं है। यहाँ पर शरद जी, जो पूरा होता है वो मीठा हो जाता है, ठीक, जो पक जाता है वो मीठा हो जाता है। कहीं न कहीं आधा अधूरापन भी आदमी को कड़वा बनाता है। दूसरा एक सिद्धांत हमेशा याद रखिए, बड़े न बोलें घट वचन, घट बोलें घट बोल। अभी उसको बड़े होने में देरी है, लेकिन आप उसके बड़े होने के पहले उसको सजाइए, संवारिए, पुष्ट करिए और उसके जीवन का विकास दीजिए। फलश्रुति में ना बंधे रहें। प्रारब्ध को जो है प्रत्येक दिन जो है कर्म फल और प्रारब्ध का कोरिलेशन मत बनाएं, सहसंबंध न बनाएं। कर्मशील बने रहने दीजिए, प्रमाद से मुक्त रहिए, सुबह उठिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी भाव को समझिए, उनकी पीड़ा के तल तक पहुंचिए जहाँ से कटुता का ये सागर भर भर कर बार बार उबल कर सामने आ रहा है। वहाँ तक आप पहुँच जाएंगी तो शायद कटुता समाप्त करने का मंत्र भी मिल जाएगा। और ये व्यक्ति जो बार बार ऐसा बोलते हैं सारे लोगों से, जो पीड़ा पहुँचाता है, शायद उसका कोई बहुत सुंदर समाधान भी मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।